अब हम बात कर रहे हैं डेटा टाइप्स के बारे में। डेटा टाइप्स होता क्या है? जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उस वेरिएबल्स के बारे में बताता है कि उस वेरिएबल्स के अंदर हम किस टाइप का इंफॉर्मेशन स्टोर करने वाले हैं। अगर हम नाम स्टोर करने वाले हैं तो कैरेक्टर डेटा टाइप लेंगे। अगर हम कोई बड़ा स्ट्रिंग स्टोर करने वाले हैं तो स्ट्रिंग डेटा टाइप लेंगे। अगर हम डेट स्टोर करने वाले हैं तो डेट डेटा टाइप लेंगे। अगर हम टाइम स्टोर करने वाले हैं तो टाइम डेटा टाइप लेंगे। अगर हम कोई अमाउंट स्टोर करने वाले हैं तो हम न्यूमेरिक या फ्लोट डेटा टाइप लेंगे या पैक्ड डेटा टाइप लेंगे। अब ऐप के अंदर 3 टाइप का डेटा टाइप होता है। एक है एलिमेंट्री, सेकेंड है कम्प्लेक्स डेटा टाइप, थर्ड है रेफरेंस डेटा टाइप। एलिमेंट्री डेटा टाइप भी 2 टाइप का होता है, एक फिक्स्ड लेंथ होता है, एक वेरिएबल लेंथ होता है। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ फिक्स्ड लेंथ डेटा टाइप के बारे में। मैंने आपके साथ एक स्क्रीन शेयर किया जिसमें आप इसका लेंथ एंड रेंज दोनों देख सकते हैं। कैरेक्टर है, न्यूमेरिक है, डेट है, टाइम है, पैक्ड है, ये सारे फ्लोट है। सेकेंड हमारा है वेरिएबल लेंथ डेटा टाइप। इसके अंदर स्ट्रिंग है, एक्स स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग तो आपको पता है, एक्स स्ट्रिंग होता है जिसके अंदर हम बाइट में वैल्यू स्टोर करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एलिमेंट्री डेटा टाइप का एग्जांपल दे देता हूँ। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ एलिमेंट्री डेटा टाइप के अंदर कैरेक्टर डेटा टाइप का। यहाँ मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया एलवी कैर, जिसका लेंथ 20 है। इसका टाइप कैरेक्टर है। अभी जो मैंने आपको डेटा टाइप का लिस्ट दिखाया था उसमें कैरेक्टर टाइप के लिए सी हम यूज कर रहे थे। इसके अंदर हमने कुछ वैल्यू डाल दिया। अगर कोई भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपको डालना है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू कीवर्ड के साथ इसके अंदर असाइन कर सकते हैं। अब मैं इसको राइट करता हूँ। मैंने इसको सेव, सिंटेक्स चेक, एक्टिवेट एंड एग्जीक्यूट कर दिया। यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ एलिमेंट्री के अंदर न्यूमेरिक डेटा टाइप का। मैंने एक वेरिएबल लिया एलवी नम। न्यूमेरिक के लिए हम n का यूज करते हैं। इसका लेंथ हमने 10 डाल दिया। इसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर कर दिया 10। अब इसको हम राइट कर लेते हैं एलवी नम को। आपको सेव करना है, सिंटेक्स चेक, एक्टिवेट एंड एग्जीक्यूट। यहाँ पे इसने 10 प्रिंट कर दिया। अब मैं आपको इंटीजर डेटा टाइप दिखा रहा हूँ। इंटीजर के लिए हम i का यूज करते हैं। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया, इसके अंदर 100 स्टोर किया। हम इसको राइट कर रहे हैं। सेव, सिंटेक्स चेक, एक्टिवेट एंड एग्जीक्यूट। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ पैक्ड डेटा टाइप का। पैक्ड डेटा टाइप क्या होता है? पैक्ड डेटा टाइप के अंदर जो भी हम बड़े टाइप का वैल्यू जो कैलकुलेट करते हैं उस जगह पे हम मैक्सिमम पैक्ड का यूज करते हैं। इसके अंदर आप देख रहे होंगे मैंने एक बहुत बड़ा फिगर डाला है। इसको सेव, सिंटेक्स चेक एंड एक्टिवेट। ये हमारा पैक्ड डेटा टाइप है। इस सारे डेटा टाइप का यूज मैं आगे आपको प्रोग्राम्स में बताने वाला हूँ। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ फ्लोट डेटा टाइप के बारे में। फ्लोट डेटा टाइप का यहाँ पे 2 टाइप्स होता है, एक डेसिमल फ्लोटिंग होता है और एक बाइनरी फ्लोटिंग होता है। डेसिमल फ्लोटिंग के अंदर क्या होता है कि आप जो भी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं उस वैल्यू को आपको डेसिमल पॉइंट के साथ शो करता है। बाइनरी फ्लोटिंग में क्या होता है, जो भी वैल्यू आप कैलकुलेट करते हैं उस वैल्यू को बाइनरी फॉर्मेट में रखता है। यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल मैंने डेसिमल फ्लोटिंग का लिया है, नीचे का एग्जांपल मैंने बाइनरी फ्लोटिंग का लिया है। सबसे पहले मैं आपको डेसिमल फ्लोटिंग दिखा दे रहा हूँ। डेसिमल फ्लोटिंग के अंदर भी हम 2 टाइप का डेटा टाइप यूज करते हैं। हम यहाँ पे एक फ्लोट 16 और एक फ्लोट 34 यूज करते हैं। 34 का हम यूज कहाँ पे करते हैं? जहाँ पे हमें बहुत बड़ा अमाउंट को कैलकुलेट करना होता है। इसके लिए हमारे सिस्टम का प्रोसेसिंग और रैम दोनों फास्ट चाहिए होता है। मैं अभी इसको सेव कर लेता हूँ, सिंटेक्स चेक, एक्टिवेट एंड एग्जीक्यूट।
ये हमारा 16 प्लेस फ्लोट वैल्यू है। अगर सपोज हम इसको 34 से कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टार्ट से यहाँ तक ये 34 प्लेस के वैल्यू को कैलकुलेट करेगा। अब मैं इसको कमेंट में डाल देता हूँ। नेक्स्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ बाइनरी फॉर्मेट को। अनकमेंट करने के लिए आप कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन का सिंबल यूज करेंगे। यहाँ मैंने सेव किया, चेक, एक्टिवेट एंड एग्जीक्यूट। यहाँ पे आप देख रहे होंगे वैल्यू हमारा बाइनरी फॉर्मेट में इसने कन्वर्ट कर दी। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा वैल्यू को इसने बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। मैं इस दोनों टाइप को एक साथ अनकमेंट कर दे रहा हूँ। दोनों अनकमेंट हो गया। मैं इसको 16 कर देता हूँ। ये 16 प्लेस को सपोर्ट करता है और बाइनरी आपका 15 प्लेस तक सपोर्ट करता है। पैक्ड एंड फ्लोट दोनों में आप डेसिमल पॉइंट का यूज कर सकते हैं। मैं अभी इसमें न्यू लाइन डाल देता हूँ। न्यू लाइन डालने के बाद आपको थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर होगा। मैंने इसमें भी न्यू लाइन डाल दिया नीचे। इसको हम चेक, एक्टिवेट एंड, यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों में मैंने 100 ही डाला था। फर्स्ट वाले में मुझे एज इट इज वैल्यू दिख रहा है, सेकेंड में मुझे बाइनरी फॉर्मेट में वैल्यू दिख रहा है। अब मैं एलिमेंट्री के अंदर डेट और टाइम डेटा टाइप दिखा रहा हूँ। डेट के लिए मैंने एक एलवी डेट वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है जिसका टाइप डी है। टाइम के लिए मैंने एक एलवी टाइम वेरिएबल लिया जिसका टाइप टी है। मैंने इसके अंदर आज के सिस्टम का डेट असाइन कर दिया है। इसके अंदर मैंने अभी सिस्टम का टाइम असाइन कर दिया है। अब दोनों लाइन को हम प्रिंट कर रहे हैं। सिंटेक्स चेक किया हमने, एक्टिवेट किया, एग्जीक्यूट किया। मैं यहाँ पे न्यू लाइन डाल देता हूँ जिससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। सिंटेक्स चेक, एक्टिवेट एंड एग्जीक्यूट। आप देख रहे हैं यहाँ पे डेट दिखा रहा है आज का 10 जुलाई 2022। टाइम दिखा रहा है 3:27:04। डेट एंड टाइम को हम फॉर्मेट में भी कर सकते हैं। इसके लिए कुछ फंक्शन मॉड्यूल भी होता है, प्लस हम यहाँ से भी इसको डिवाइड करके या स्प्लिट करके कर सकते हैं। मैं आपको इसके बारे में डिटेल में अभी नहीं बता रहा। मैं आपको धीरे धीरे जैसे जैसे मैं आपको प्रोग्रामिंग बताऊंगा आपको हर एक चीज़ के बारे में डिटेल में बताता जाऊंगा। अब मैं आपको एलिमेंट्री के अंदर हेक्साडेसिमल टाइप के बारे में बता रहा हूँ। हेक्सा टाइप के वेरिएबल को हम एक्स से डिफाइन करते हैं। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया, इसके अंदर हमने 100 वैल्यू डाला। अब इसको हम सेव करते हैं, सिंटेक्स एंड एक्टिवेट एंड रन। यहाँ पे 100 का वैल्यू 64 हेक्साडेसिमल में होता है। सपोज अगर हमें ए का वैल्यू देखना है, सिंटेक्स चेक, एक्टिवेट एंड एग्जीक्यूट, तो यहाँ पे A0 दिखाएगा। हेक्साडेसिमल में
हर कैरेक्टर का एक अपना वैल्यू होता है। अब मैं आपको स्ट्रिंग एंड एक्स स्ट्रिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको स्ट्रिंग के बारे में बता दूँ। यहाँ पे सिंपल सा मैंने एक वेरिएबल लिया जिसको मैंने स्ट्रिंग टाइप से डिफ़ाइन किया। स्ट्रिंग कीवर्ड का यूज हम यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल डिफ़ाइन करने के लिए करते हैं। स्ट्रिंग के अंदर हमने कुछ स्टोर कर दिया, स्ट्रिंग के अंदर हमने कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर किया, अब उसको हम राइट कर रहे हैं। प्रिंट करने के लिए हमने राइट स्टेटमेंट का यूज किया है, जो मैंने आपको पहले भी बताया है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, यहाँ पे प्रिंट कर दिया वैल्यू इसने। अब मैं आपको इस स्ट्रिंग का यूज बता रहा हूँ। अब मैंने एक वेरिएबल एक्स स्ट्रिंग टाइप का डिफ़ाइन कर दिया। एक फंक्शन मॉड्यूल होता है। फंक्शन मॉड्यूल होता क्या है, उसको कैसे यूज करते हैं, ये सब मैं डिटेल में आपको बाद में बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ इस एग्जांपल के लिए इसका आपको यूज बता रहा हूँ। मैंने str के अंदर जो स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर किया था उसको मैंने इस फंक्शन मॉड्यूल के अंदर पास कर दिया, और एक्स स्ट्रिंग में इसका रिजल्ट मैं रिटर्न कराने वाला हूँ। और यहाँ पे एक्स स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग टू एक्स स्ट्रिंग कन्वर्ट करके मुझे कुछ वैल्यू मिलेगा, उस वैल्यू को हम यहाँ पे प्रिंट करने वाले हैं। सिंटेक्स चेक किया, एक्टिवेट एंड एग्जीक्यूट कर दिया। ये हमारा स्ट्रिंग का वैल्यू है, और नीचे जो आपको दिख रहा है ये एक्स स्ट्रिंग का वैल्यू है, मतलब ये बाइनरी वैल्यू है। अब आपको समझ आ गया होगा स्ट्रिंग और एक्स स्ट्रिंग में क्या डिफरेंस है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्स स्ट्रिंग के वैल्यू को स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे एक्स स्ट्रिंग को कन्वर्ट करने के लिए भी मैंने एक फंक्शन मॉड्यूल का यूज किया है, जो एक्स स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग में वैल्यू को कन्वर्ट करता है। इसको भी हम यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे एक न्यू लाइन डाल देता हूँ, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। एक्टिवेट एंड एग्जीक्यूट। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्ट्रिंग का वैल्यू, उसके बाद हमने एक्स स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया था, फिर हमने एक्स स्ट्रिंग को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया था। अभी आपको स्ट्रिंग और एक्स स्ट्रिंग के बारे में पता चल गया होगा। इसका यूज कैसे करना है ये सब मैं आपको आगे के प्रोग्राम में बताता जाऊंगा। इसका बहुत सारा यूज है, और कैसे करना है मैं आपको बताता रहूँगा। अब मैं आपको कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप के बारे में बता रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप के अंदर 4 टाइप का स्ट्रक्चर होता है। एक सिंपल स्ट्रक्चर होता है, एक नेस्टेड होता है, एक फ्लैट स्ट्रक्चर होता है, एक डीप स्ट्रक्चर होता है। सिंपल स्ट्रक्चर क्लियर है, जिसके अंदर हम एलिमेंट्री डेटा टाइप्स या फिक्स्ड वेरिएबल लेंथ डिफाइन करते हैं। नेस्टेड स्ट्रक्चर के अंदर दूसरा स्ट्रक्चर डिफाइन करना, उसको हम नेस्टेड स्ट्रक्चर बोलते हैं। फ्लैट ओनली कंटेन एलिमेंट्री डेटा टाइप। डीप स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर भी हो सकता है या अदर ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, इसको हम डीप स्ट्रक्चर बोलते हैं। मैं अभी आपको इस चारों स्ट्रक्चर का एग्जांपल बताने जा रहा हूँ। अभी मैं आपको सिंपल स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा हूँ। सिंपल स्ट्रक्चर के लिए मैंने एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया है। स्ट्रक्चर डिफाइन करना होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ। स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या करते हैं, कलेक्शंस ऑफ फील्ड्स डालते हैं। यहाँ पे मैंने एक प्रोडक्ट स्ट्रक्चर बनाया है। प्रोडक्ट स्ट्रक्चर के अंदर मैंने 4 फील्ड्स लिए हैं, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी एंड प्राइस। ये हमारा चारों फील्ड का कॉम्बिनेशन के साथ एक स्ट्रक्चर बन गया। इसके अंदर जब भी कोई रो क्रिएट होगा तो इस चारों फील्ड के कॉम्बिनेशन का रो होगा। मैंने क्या किया, प्रोडक्ट आईडी में P100 डिफाइन कर दिया, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में हमने टेस्ट प्रोडक्ट डाल दिया, क्वांटिटी के अंदर 1 एंड प्राइस 300 डाल दिया। ये हमारा सिंपल स्ट्रक्चर है। इसको हम राइट करते हैं। राइट करने के लिए आपको मैंने पहले के वीडियोज में बताए हैं कि राइट स्टेटमेंट का यूज करते हैं। इसके बाद हम इसको सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं,
एक्टिवेट करने के बाद इसको हम एग्जीक्यूट कर देते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद आउटपुट आपके सामने आ गया। आपको क्लियर हो गया होगा कि सिंपल स्ट्रक्चर का यूज हम कैसे करते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ नेस्टेड स्ट्रक्चर के बारे में। नेस्टेड स्ट्रक्चर में मैंने क्या किया है, प्रोडक्ट का जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया था, मैंने उस स्ट्रक्चर को रखा है, साथ में मैंने एक दूसरा स्ट्रक्चर बनाया है वेंडर इन्फो का। वेंडर इन्फो के अंदर हमने क्या किया है, प्रोडक्ट वाले स्ट्रक्चर को नेस्टेड कर दिया, मतलब उसके अंदर में डाल दिया है। एक वेंडर इन्फो जो स्ट्रक्चर होगा उसके अंदर वेंडर आईडी, वेंडर नेम तो होगा ही होगा, साथ में प्रोडक्ट के अंदर जो मैंने 4 फील्ड डिफाइन किया है वो 4 फील्ड भी कॉल हो जाएगा इसके अंदर। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि इसके अंदर आपको वैल्यू कैसे डालना है। यहाँ पे मैंने वेंडर इन्फो के अंदर डायरेक्टली वेंडर आईडी, वेंडर नेम, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी एंड प्राइस को असाइन कर दिया। मैंने इसे डायरेक्ट क्यों असाइन किया है, क्योंकि ये सेम लेवल पे स्ट्रक्चर हमने इंक्लूड किया है। अब हम इसको नेस्टेड लेवल पे कैसे करने वाले हैं मैं उसको आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा। अभी हम इसको प्रिंट करते हैं। प्रिंट करने के लिए आपको पता है कि हम राइट स्टेटमेंट लिखते हैं। मैंने राइट स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दिया है सारे फील्ड के लिए। अब हम इसको क्या करेंगे, सेव करेंगे। यहाँ पे हम इसको सिंटेक्स चेक करेंगे एंड हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने के बाद हम इसका आउटपुट देखेंगे। आप देख सकते हैं कि सारा फील्ड डिफाइन हो गया। ये सारा का सारा कोड मैं आपके साथ बहुत जल्दी गूगल ड्राइव के साथ शेयर करने वाला हूँ। इस कोड को आप अपने सिस्टम में कंपाइल करके आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपके साथ नेस्टेड स्ट्रक्चर का सेकेंड एग्जांपल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सेकेंड एग्जांपल में मैंने प्रोडक्ट को इंक्लूड नहीं किया है, प्रोडक्ट को नेस्टेड किया है एज ए सब स्ट्रक्चर। तो सब स्ट्रक्चर जब भी आप इसको इंक्लूड करेंगे तो साथ में आपका मेन स्ट्रक्चर का नाम, उसके अंदर सब स्ट्रक्चर के नाम, उसके बाद ही आप उस फील्ड को कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने स्टोर लोकेशन के अंदर शॉप नेम, शॉप टाइप का 2 फील्ड बनाया। इसके बाद मैंने नेस्टेड फील्ड के अंदर प्रोडक्ट को डिफाइन कर दिया। अब प्रोडक्ट के अंदर जो चारों फील्ड है वो यहाँ पे कॉल हो जाएगा, बट वो यहाँ पे सेम लेवल पे कॉल नहीं होगा। हमको जब भी वैल्यू असाइन करना होगा तो हम स्टोर लोकेशन, उसके बाद नेस्टेड, देन प्रोडक्ट आईडी को हम कॉल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने सेम लेवल पे इंक्लूड का यूज नहीं किया है, हमने यहाँ पे सब स्ट्रक्चर का यूज किया है। फिर हम कॉल भी सेम फॉर्मेट में करेंगे। यहाँ भी हम नेस्टेड डालने के बाद ही इसको कॉल करेंगे। चलिए इसको हम सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं एंड एग्जीक्यूट करते हैं। ये हमारा आउटपुट आ गया। आप इस कोड को यहाँ से भी नोट करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे तीसरा एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ फ्लैट स्ट्रक्चर का। फ्लैट स्ट्रक्चर में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, डेटा डिक्शनरी से, डेटा डिक्शनरी हमारा क्या होता है, SE11 का टी कोड होता है, जहाँ से हम डेटा डिक्शनरी के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। SE11 से हम क्या करते हैं कि स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। उस स्ट्रक्चर के टाइप का हम एक डेटा टाइप डिफाइन करते हैं और उस डेटा टाइप के फील्ड्स के अंदर हम वैल्यूज डालते हैं। मैक्सिमम SAP अबैप के अंदर फ्लैट स्ट्रक्चर का ही यूज होता है। अभी यहाँ पे मैंने बस एक नाम के लिए एक स्ट्रक्चर दे दिया है, बट अभी मैंने कोई स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं किया है, क्योंकि जब मैं आपके साथ डेटा डिक्शनरी का सारा वीडियो शेयर करूँगा उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि कैसे स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, कैसे डेटा एलिमेंट क्रिएट करना है, कैसे आपको डेटा टाइप क्रिएट करना है, टेबल क्रिएट करना है, टेबल टाइप क्रिएट करना है। उसके अंदर और भी सर्च हेल्प होता है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं जो मैं आपको क्रिएट करना बताऊँगा। अभी मैंने आपको बस एक रेफरेंस के लिए एग्जाम्पल दे दिया है। अगर आपको क्रिएट करना है तो SE11 से आप स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। स्ट्रक्चर के अंदर आप ये 4 फील्ड डिफाइन कर देंगे, फील्ड का डेटा टाइप डिफाइन कर देंगे। उसके बाद आप उसका वैल्यू स्टोर करके इस प्रोग्राम को अगर आप चलाते हैं तो ये आपको सही आउटपुट देता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ डीप स्ट्रक्चर का।
डिफ स्ट्रक्चर को आपको ठीक से समझना होगा। डिफ स्ट्रक्चर होता क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने एक टाइप डिफाइन किया। बिल्स एक टाइप है जिसके अंदर हमारा 4 फील्ड है, बिल नंबर, बिल डेट, क्वांटिटी एंड अमाउंट। फिर हमने इस टाइप्स को एक स्टैंडर्ड टेबल टाइप के स्ट्रक्चर से डिफाइन कर दिया। स्टैंडर्ड टेबल टाइप का टाइप हमारा बिल्स हो गया। अब क्या हो गया, हमारा जो टीवाई बिल्स जो हो गया वो स्टैंडर्ड टेबल टाइप का हो गया। पहले टीवाई बिल्स जो था जस्ट लाइक ए स्ट्रक्चर था। अगर आप बिल्स का यूज करते तो आप उसमें जब भी डालते तो एक ही लाइन डालते। टीवाई बिल्स के अंदर आप हजारों लाइन डाल सकते हैं, लाखों में लाइन डाल सकते हैं। ये एक टेबल हो गया जो बिल्स टाइप के स्ट्रक्चर को लेकर बना हुआ टेबल है। उसके बाद हमने क्या किया, एक वेंडर इन्फो टाइप बनाया। वेंडर इन्फो टाइप के अंदर हमने क्या किया, बिल्स जो हमारा ऊपर का स्ट्रक्चर है उसको हमने डाल दिया। अब यहाँ हमारे पास वेंडर आईडी, वेंडर नेम और वेंडर नेम के साथ इस स्ट्रक्चर के अंदर एक टेबल इंक्लूड हुआ है। आप ये चीज़ क्लियर रखना, यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर इंक्लूड नहीं हुआ है। यहाँ पे स्ट्रक्चर के अंदर हमने एक टेबल को इंक्लूड किया है। टेबल का मतलब हो गया कि सपोज जैसे आपका नाम है, एड्रेस है, रोल नंबर है, बट आपका जो उसके अंदर एक टेबल्स बन जाता है कि आपका फिजिक्स है, फिजिक्स का ये मार्क्स है, केमिस्ट्री का मार्क्स है, इस टाइप से एक टेबल बन जाता है। तो ये आपका उसके अंदर एक टेबल डिफाइन कर देगा। फिर हमने क्या किया, टी वेंडर इन्फो एक टेबल बनाया जो वेंडर इन्फो टाइप को डिफाइन कर दिया। मतलब एक टेबल होगा, टेबल के अंदर सब टेबल्स होगा। इस टाइप से स्ट्रक्चर डिफाइन हो जाएगा। एक स्ट्रक्चर क्या डिफाइन हो जाएगा, यहाँ पे टी वेंडर इन्फो एक टेबल हो गया जिसके अंदर हम मल्टीपल रो डाल सकते हैं, और उस मल्टीपल रो के अंदर भी एक टेबल होगा बिल्स, जो इस एक एक रो के साथ मल्टीपल लाइन को अपने अंदर स्टोर करेगा। अगर सपोज एक वेंडर है, उस वेंडर को 10 पेमेंट हमें करना है तो 10 पेमेंट का लाइन इसके सब टेबल के अंदर होगा। अगर वेंडर नंबर 2 है तो उसका भी अगर 5 पेमेंट है तो उसका उस सब टेबल के अंदर होगा। फिर हमने यहाँ पे उसका वेरिएबल डिफाइन कर लिया। वेरिएबल में इस वेंडर इन्फो बना लिया जो हमारा टेबल के स्ट्रक्चर टाइप का है। एक डब्लू वेंडर इन्फो बनाया जो वेंडर इन्फो टाइप का है, मतलब एक टेबल टाइप का स्ट्रक्चर हो गया। एक वर्क एरिया, ये सब हम स्ट्रक्चर के लिए डिफाइन करते हैं, डब्लू हम वर्क एरिया के लिए डिफाइन करते हैं। फिर हमने एल टी बिल्स एक टेबल डिफाइन कर लिया एंड एल एस विल एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर लिया जिसके अंदर हम वैल्यू स्टोर करेंगे। हमने क्या किया, एक वेंडर बनाया, वेंडर 001, उसके अंदर वेंडर का नाम है XYZ वेंडर। वेंडर के अंदर जो बिल्स नंबर हमने डाले वो बिल्स हमने मल्टीपल डाल दिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने मल्टीपल बिल असाइन किया है इस वेंडर के अंदर। एक है B100, एक B है 200, एक B300 है। एक वेंडर के अंदर 3 बिल्स हो गए। अब बिल्स के अंदर क्या हुआ कि इस बिल्स वाले टेबल को हमने क्या किया, बिल्स वाले टेबल को हमने इस वेंडर के सब टेबल के अंदर हमने स्टोर कर दिया। नेक्स्ट अगर हम इसमें जाते हैं, अब यहाँ पे क्या है कि वेंडर कोड और वेंडर नेम ये तो हम डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं। वेंडर नेम एंड वेंडर कोड तो डायरेक्ट हम प्रिंट कर सकते हैं, पर वेंडर के अंदर जो टेबल है तो टेबल आप जब भी प्रिंट करते हैं तो आपको उसके ऊपर लूप लगाना होता है। लूप लगाने के बाद ही आप उस टेबल के एक एक रो को रिट्रीव करते हैं और उसको प्रिंट करते हैं। तो यहाँ हमने क्या किया, बिल्स के ऊपर एक लूप लगाया और बिल्स के अंदर जो हमने 3 लाइन स्टोर किया था हम उसको यहाँ पे एक एक करके प्रिंट कर रहे हैं। यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, सेव करेंगे, सिंटेक्स चेक करेंगे, एक्टिवेट करने के बाद इसको हम एग्जीक्यूट कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऊपर वेंडर कोड, वेंडर नेम आ गया। वेंडर के बिल टेबल के अंदर जो हमने 3 बिल्स स्टोर किए थे वो नीचे प्रिंट हो गया है। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, जब आप इसका प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ऐसे कुछ ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बट फिर भी एक बार प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। एक बार प्रैक्टिस के बाद ही आपको ये सारा टॉपिक क्लियर होता है। मैं रियल लाइफ एग्जांपल इसलिए बनाता हूँ कि आपको ज़्यादा ईजी से समझ में आ जाए कि
मेनली इस चीज़ों का यूज क्या है। ऐसे तो आप बहुत सारे ट्यूटोरियल्स, बहुत सारे वे पे ब्लॉग्स देखोगे जहाँ से आप देख सकते हो, बट आपको रियल लाइफ सिनेरियो समझ में नहीं आएगा। तो रियल लाइफ सिनेरियो के लिए मैं ये सारी चीज़ें को रेडी करता हूँ, और मैं छोटा छोटा और समझने वाला एग्जांपल्स आपके लिए बनाता हूँ हमेशा। नेक्स्ट है बॉक्स्ड। कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप के अंदर एक बॉक्स टाइप का भी हम स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। बॉक्स्ड के बारे में, इसमें रेफरेंस से हम डेटा को डायरेक्टली न्यू कीवर्ड से डिफाइन करते हैं और हम इसको कॉल करते हैं। इसमें मैक्सिमम यूज हमारा जो होता है वो हमारे फ्लैट स्ट्रक्चर डेटा टाइप का होता है। मैंने अभी बस एक एग्जांपल के लिए रेडी किया है कि आपको मैं बता दूं कि होता क्या है। जब भी मैं आपके साथ डेटा डिक्शनरी का एग्जांपल शेयर करूंगा, उसके साथ मैं आपको फिर से सारे एग्जांपल शेयर करूंगा, जिससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि ये चीज़ें हैं क्या और कैसे हम अपना रियल लाइफ में इसको यूज कर सकते हैं। बस मैंने आपको बस एक एग्जांपल के लिए चीज़ें लिया है कि किस टाइप से आप बॉक्स के अंदर स्टोर करोगे डेटा को, और कैसे आप डेटा को बॉक्स के अंदर से रिट्रीव करोगे। इसके मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। मैं आपको इसका एक अलग से और डिटेल एग्जांपल बताने वाला हूँ। अब मैं आपको रेफरेंस डेटा टाइप के बारे में बता रहा हूँ। रेफरेंस डेटा टाइप होता क्या है? रेफरेंस डेटा टाइप के अंदर जो यूज होता है फील्ड सिंबल का। फील्ड सिंबल होता क्या है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फील्ड सिंबल क्या होता है। जैसे आपने C++ में सुना होगा पॉइंटर होता है, जैसे आपने सुना होगा डेलीगेट्स होता है C# या जावा के अंदर। सेम कॉन्सेप्ट SAP ABAP के अंदर फील्ड सिंबल का होता है कि जो यहाँ पे जस्ट इसको हम पॉइंटर बोल सकते हैं। फील्ड सिंबल को यहाँ पे हम पॉइंटर बोल सकते हैं। तो पॉइंटर से क्या होता है कि एक एड्रेस होता है और एक रेफरेंस होता है कि जहाँ पे हमारा एक मतलब जहाँ पे एक वैल्यू हमारा इंडिकेट हो रहा होता है कि यहाँ पे हमारा स्टोरेज है, और एक जहाँ पे हमारे रियल टाइम में वैल्यू को स्टोर कर रहे होते हैं, जिसको हम रियल एंड मेमोरी से डिफ्रेंशिएट करते हैं। यहाँ पे बस आपको समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल सेट किया। मैंने यहाँ पे एक LVWAL इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया है जिसके अंदर मैंने 5 स्टोर किया है। फिर मैंने फील्ड सिंबल असाइन किया। फील्ड सिंबल आप देख रहे हैं fs_n1 है, जो भी इंटीजर टाइप का है। फिर हमने क्या किया, उसको असाइन किया। अब यहाँ पे असाइन करने पे क्या है कि अगर हम fs_n1 के अंदर 8 स्टोर करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये LVWAL को ये वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि उसका मेमोरी जो है इसके अंदर हमने असाइन कर दिया है LVWAL टू fs_n1 को। तो आप अगर इस एग्जांपल को देखते हैं, मैं इसको सेव करता हूँ, सिंटैक्स चेक करता हूँ, एंड यहाँ से तो डायरेक्टली ये वैल्यू फर्स्ट टाइम में इसमें हमने क्या स्टोर किया था 5, fs_n1 को हमने क्या दिया 8, तो LVWAL को डायरेक्टली 8 मिल गया, क्योंकि इसका जो मेमोरी असाइन हो गया है वो हमारा LVWAL के साथ fs_n1 असाइन हो गया हुआ है। तो ये हमारा जस्ट पॉइंटर वर्क करता है। इसका मैं आपको 1-2 एग्जांपल और बता देता हूँ। इसके अंदर ही दूसरा जो हमारा टाइप होता है वो जेनेरिक फील्ड सिंबल होता है। जेनेरिक फील्ड सिंबल क्या होता है? इसमें हम क्या करते हैं कि हमें कोई स्ट्रक्चर पता नहीं होता है। सपोज हमें पता नहीं है कि आगे जो स्ट्रक्चर हम साइन करने वाले हैं या इसको हम कॉल करने वाले हैं उसमें कितने फील्ड्स हैं, किसका क्या डेटा टाइप है और किस टाइप का उसके अंदर वैल्यू स्टोर है। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, जेनेरिक का यूज करते हैं। यहाँ पे हमारा एनी एंड एनी टेबल 2 टाइप का हमारा कीवर्ड काम करता है। सबसे पहले मैं आपको एनी का बता देता हूँ। एनी के लिए मैंने सेम जो पहले आपको प्रोडक्ट टेबल बताया था उसी प्रोडक्ट टेबल को मैंने असाइन किया है। प्रोडक्ट टेबल के साथ हमने TD प्रोडक्ट्स, जो मैंने आपको बताया था कि हम स्टैंडर्ड टेबल डिफाइन करते हैं, हमने स्टैंडर्ड टेबल लिया। यहाँ पे मैंने 2 फील्ड सिंबल स्टोर कर दिया, एक str और एक डेटा। यहाँ पे ये दोनों एनी है क्योंकि मुझे पता नहीं कि इसके अंदर हमें किस टाइप का वैल्यू स्टोर करना है। फिर हमने क्या किया, एक WA प्रोडक्ट लिया जिसका टाइप प्रोडक्ट्स है, जो ऊपर हमने असाइन कर रखा है, टाइप्स बना रखा है हमने। अब हमने क्या किया, प्रोडक्ट ID इसके अंदर असाइन कर दिया और इसको हमने राइट करा लिया चेक करने के लिए कि आपको 1 by 1 एग्जाम्पल आप चेक कर सकते हैं। सेकेंड हमने क्या किया कि उसी प्रोडक्ट को W प्रोडक्ट जो है उसको हमने असाइन कर दिया FSTR के साथ। FSTR का टाइप क्या हो गया, प्रोडक्ट टाइप का हो गया, क्योंकि अभी तक वो एनी था, उसका कोई भी टाइप नहीं था। बट अब उसके अंदर जो फील्ड्स आ जाएंगे वो सारे WA प्रोडक्ट्स के फील्ड आ जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे मैंने इफ़
str इज असाइंड। असाइंड इसलिए हम लगाते हैं कि अगर आप असाइंड नहीं लगाते हैं तो फिर आपको ट्राई एंड कैच लगाकर एरर कैच करना होगा, नहीं तो ये डायरेक्ट आपको डंप देगा। इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले चेक कर लेते हैं कि स्ट्रक्चर असाइंड है, मतलब बना भी है। हाँ, अगर बना है तो हमने क्या किया कि इसके अंदर जो एक प्रोडक्ट आईडी जो फील्ड है, ये स्ट्रक्चर जो है एनी है, तो हमें पता नहीं इस स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन सा फील्ड है। इसलिए हम क्या करते हैं कि प्रोडक्ट आईडी हम इसके सारे फील्ड को असाइन करते हैं सिंगल कोट में। अब प्रोडक्ट आईडी जो फील्ड है उसका वैल्यू चला जाएगा एफएस डाटा के अंदर, और एफएस डाटा अगर असाइंड होगा तो हम उसके अंदर 500 असाइन कर दिया, मतलब हमारा प्रोडक्ट आईडी जो हो गया उसके अंदर एक वैल्यू स्टोर हो गया 500 का। अब अगर हम प्रिंट करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट आईडी में सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, सेव करेंगे, सिंटेक्स चेक एक्टिवेट कर दिया हमने, और अब हम इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि पहले इसका वैल्यू 100 था, अब जो इसने वैल्यू हमें रिटर्न किया, हमने जो बाय डिफ़ॉल्ट डिफ़ाइन किया था 100 डिफ़ाइन किया था, हमने क्या किया यहाँ पे इस वैल्यू को चेंज कर दिया। तो डायरेक्टली हमारा वैल्यू किसका चेंज हो गया, तो प्रोडक्ट आईडी के अंदर डायरेक्टली वैल्यू चेंज हो गया, क्योंकि हमने क्या किया है कि फील्ड सिंबल को, जिसको हम पॉइंटर बोलते हैं, हमने क्या किया, किसका रेफरेंस दे दिया, तो प्रोडक्ट के पूरे स्ट्रक्चर का रेफरेंस दे दिया। तो अब हम कोई भी चेंज करेंगे तो उसके अंदर डायरेक्ट वैल्यू चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट आपको मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, इसी के अंदर एनी टेबल होता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ एनी टेबल का एग्जांपल। एनी के अंदर हमने क्या किया था, स्ट्रक्चर के साथ काम किया था। एनी टेबल के अंदर हम टेबल के साथ काम कर रहे हैं। हमने क्या किया कि यहाँ पे एल टी प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट्स हमने ऊपर डिफाइन कर रखा है, सेम टाइप का हमने क्या किया कि एक टेबल बना लिया। सेम एक हमने स्ट्रक्चर भी बना लिया, एल एस प्रोडक्ट्स, जो हमारा सेम टाइप का एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर सिंगल लाइन स्टोर होगा। टेबल के अंदर हमारे पास मल्टीपल लाइन स्टोर करने का। हमने एक नेक्स्ट टेबल बनाया टी प्रोडक्ट्स, जो सेम है टीटी प्रोडक्ट्स टाइप का। टीटी प्रोडक्ट्स हमारा क्या है, जो ऊपर हमने स्टैंडर्ड टेबल बनाया था। ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि कहाँ हमने इसको बनाया था। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमने जो प्रोडक्ट स्ट्रक्चर डिफाइन किया प्लस हमने टीटी प्रोडक्ट जो स्टैंडर्ड टेबल डिफाइन किया। इस वाले के साथ हमने यहाँ पे विथ डिफ़ॉल्ट की डाला। यहाँ पे 2-3 प्रॉपर्टी होता है, मैं आपको इसको डिटेल में बताऊंगा जब भी मैं आपके साथ डेटा डिक्शनरी का शेयर करूंगा एग्जांपल्स, वहाँ पे मैं आपको ये सारा डिटेल में बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पे, जो नीचे हमने एग्जांपल लिया इसका। हमने क्या किया, यहाँ पे एफ टैब लिया, जो टाइप एनी टेबल, मतलब जो अभी हमें पता नहीं टेबल का टाइप क्या होगा, तो हमने उसके साथ साइन, हमने अभी इसको एनी टेबल कर दिया। फिर हमने क्या किया, एल टी प्रोडक्ट जो था उसको इसके साथ असाइन कर दिया, मतलब कि एफ टैब का टाइप क्या हो गया, एल टी प्रोडक्ट टाइप का हो गया। एल टी प्रोडक्ट के अंदर हमने 2-3 सैंपल्स स्टोर कर दिए, और इस सैंपल्स को हम यहाँ पे लूप चलाकर इसके वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। हमने यहाँ पे लूप में कंडीशन क्या लगा, हमने कि सबसे पहले जब उस टेबल पे लूप चलेगा, अभी हमने टेबल के साथ कुछ भी असाइन नहीं किया, हमने क्या किया, एल टी प्रोडक्ट्स को टेबल के साथ डायरेक्ट असाइन कर दिया। तो एल टी प्रोडक्ट्स के अंदर हम जितने भी लाइन स्टोर करेंगे वो एफ एस टैब के अंदर अपने आप जाकर वो लाइन स्टोर हो जाएगा। अब हमने क्या किया, एफ एस टैब के ऊपर लूप चलाया, हमने चेक कर लिया क्या इसके अंदर कोई वैल्यू है, अगर है तो हमने क्या किया कि उसके अंदर के प्रोडक्ट आईडी को एफ एस डाटा के अंदर स्टोर कर दिया। प्रोडक्ट आईडी के अंदर जो भी वैल्यू होगा वो एफ एस डाटा के अंदर चला गया। एफ एस डाटा को हमने चेक कर लिया कि क्या इसके अंदर कोई वैल्यू है या असाइंड है, हाँ है। देन क्या करेगा, वो चेक करेगा कि क्या इसका वैल्यू 200 है। अगर इसमें 200 है, क्योंकि हमने ऊपर एग्जाम्पल में 3 टाइप से 100, 200, 300 प्रोडक्ट आईडी स्टोर किया है, अगर 200 है तो इस वाले को प्रिंट कर देगा, नहीं तो यहाँ से बाहर आ जाएगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ इस एग्जांपल में होगा क्या। सिंटेक्स चेक कर लिया, यहाँ पे एक एरर आ रहा है कि एफ एस टी अननोन बट देयर फील्ड विथ सिमिलर नेम एफ एस टैब। लगता है कि ऊपर हमने एफ एस टी आर को शायद बंद कर दिया। चलिए हम ऊपर चल के उसको सबसे पहले
fstr को हम ओपन कर दें, फिर हम एक बार सिंटेक्स चेक कर लेते हैं। ओके, एफ डेटा में भी इशू है। ऊपर हमने शायद एफ डेटा को भी बंद कर रखा है, मतलब कमेंट कर रखा है, क्योंकि हमने उसको एनी के साथ डिफाइन किया था, इसलिए हमने एनी का जब कोड कमेंट किया था तो वो भी कमेंट हो गया है साथ में। हमने उसको भी ओपन कर दिया, क्योंकि नीचे वाले भी एग्जांपल में हमने सेम एनी के लिए जो एग्जांपल बनाए थे उसी के कुछ फील्ड को यूज कर लिया। हम यहाँ पे सेव करते हैं, हम यहाँ पे ये करते हैं, बिल्कुल अब एरर जा चुका है। हम यहाँ पे एक्टिवेट करते हैं, इसको हम एग्जीक्यूट कर देते हैं। 200 का वैल्यू प्रिंट कर दिया। एक ही रो मैच किया, क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन डाल रखा है कि अगर 200 से के साथ मैच करे तभी ये प्रिंट करेगा, नहीं तो ये प्रिंट नहीं करेगा। तो यहाँ पे बिल्कुल सही काम कर रहा है। अब मैं आपको फील्ड सिंबल का एक नेक्स्ट एग्जांपल बताता हूँ। टाइप्ड होता है, टाइप्ड का एग्जांपल आपको मैं अभी बता रहा हूँ। यहाँ पे मैंने आपके साथ टाइप डेटा रेफरेंस का एक एग्जांपल शेयर किया। यहाँ पे हम न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं। न्यू कीवर्ड का यूज क्या होता है, जिसने C++, C# पे काम किया है उसको पता होगा। अगर आप न्यू हैं तो आपको पता नहीं होगा, क्योंकि न्यू कीवर्ड हम क्या करते हैं, किसी भी मेमोरी को इनिशियलाइज करने के लिए करते हैं। कोई अगर वेरिएबल है, मैक्सिमम में पॉइंटर, फील्ड सिंबल और डेलीगेट्स में यूज होता है, तो हम उसके मेमोरी को इनिशियलाइज करते हैं। फिर इनिशियलाइज करने के बाद जब भी हम उस मेमोरी पे डेटा स्टोर करते हैं तो हम ए वाला सिंबल यूज करते हैं, यहाँ पे जो मैं अभी सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके साथ हम उसके अंदर वैल्यू स्टोर करते हैं, फिर उस वैल्यू को हम सेम सिंबल के साथ हम डिस्प्ले करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 एग्जांपल लिया, न्यू और रेफरेंस सेम है। अगर आप गेट रेफरेंस के साथ असाइन करना चाहते हैं तो आप गेट रेफरेंस के साथ कर सकते हैं। अगर आप न्यू कीवर्ड के साथ असाइन करना चाहते हैं तो आप न्यू कीवर्ड के साथ असाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपके लिए दोनों एग्जांपल ला दिया है। यहाँ पे आप सिंटेक्स चेक करें, कोई एरर नहीं है, सेव करें, एग्जीक्यूट करें, और यहाँ से आप देख सकते हैं 6 और 4, क्योंकि फर्स्ट टाइम हमने इसके मेमोरी में 6 डाला था तो 6 प्रिंट किया। फिर हमने इसके रेफरेंस के साथ 4 डाला तो इसने 4 प्रिंट कर दिया। हमने बस इसके मेमोरी को, इसका रेफरेंस इसमें पास कर दिया। जब ऊपर हमने 6 डाला था तो इसको राइट कर लिया था। फिर इसके रेफरेंस को जब हमने चेंज किया था, ऊपर फर्स्ट टाइम में हमने डायरेक्ट एलर वैल्यू के वैल्यू को प्रिंट किया था। नेक्स्ट टाइम हमने क्या किया कि उस वैल्यू को रेफरेंस के साथ एक वेरिएबल में स्टोर किया। वेरिएबल में स्टोर करने के बाद हमने एलवी वैल को प्रिंट किया। हमने वैल्यू असाइन किसको किया था, एलर वैल को, बट प्रिंट जब एलवी वैल को किया तो डायरेक्ट ये वैल्यू उसके साथ, क्योंकि उसके साथ इसका पॉइंटर सेट है, मेमोरी शेयर्ड है, तो डायरेक्ट वैल्यू उसको मिल गया और एलवी वैल के अंदर भी वैल्यू 4 हो गया। क्योंकि ऊपर आप देखोगे तो एलवी वैल के अंदर जो हमने वैल्यू असाइन किया था वो हमने 2 असाइन किया था, बट यहाँ पे हमने क्या किया, उसके साथ मेमोरी शेयर किया, तो अपने आप इस दोनों का मेमोरी एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गया और ये वैल्यू 4 जो आप एलर वैल में स्टोर किए वो एल वैल को अपने आप मिल गया। क्योंकि फील्ड सिंबल, पॉइंटर, सबका फंडा यही होता है कि वो मेन जो स्टोरेज होता है उसको इंडिकेट कर रहा होता है। मैं फील्ड सिंबल के बारे में बहुत कुछ बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है ये, इतने छोटे से आपके समझ में नहीं आने वाला है, बहुत टाइम लगने वाला टॉपिक है। यहाँ पे सेम मैंने आपके साथ एक एग्जांपल शेयर किया जेनेरिक डेटा रेफरेंस का। इससे पहले मैंने आपको बताया है कि कैसे हम एनी का यूज करते हैं, बट एनी का यूज हम रेफरेंस के साथ कैसे करते हैं, कैसे उसमें न्यू के साथ हम वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं, और हम उसको डायरेक्ट कैसे मेमोरी के साथ कॉल करते हैं, उसके लिए मैंने एग्जांपल लिया। एलर वैल के अंदर हमने क्या किया, जब मेमोरी इनिशियलाइज किया तो 5 स्टोर कर दिया। फिर हमने क्या किया, उसको एफएस नम, हमारा एक फील्ड सिंबल है, फील्ड सिंबल के साथ हमने उसको एसोसिएट कर दिया। उसके बाद हमने एफएस नम का वैल्यू चेंज किया। एफएस नम का वैल्यू अगर हम 3 डालेंगे तो हम यहाँ पे 3 को प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं इसको सिंटेक्स चेक कर रहा हूँ, कोई एरर नहीं है। यहाँ पे मैंने सेव भी कर दिया, यहाँ पे मैंने इसको एक्टिवेट कर दिया। यहाँ पे जब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे 3 प्रिंट हो गया।
मैंने आपके साथ हर टाइप का एग्जांपल शेयर कर दिया, बट मैं आपको फील्ड सिंबल के बारे में बहुत ही डिटेल में एक वीडियो शेयर करने वाला हूँ, जिसमें ए टू जेड चीज़ कैसे कैसे आप फील्ड सिंबल का यूज करेंगे, कैसे मेमोरी ट्रांसफ़र होता है, कैसे डाटा एक दूसरे को, और कैसे आप इसको रियल लाइफ सिनेरियो में यूज करेंगे, सब कुछ मैं शेयर करने वाला हूँ। अभी सीखने के लिए आप इस एग्जांपल को यूज कर सकते हैं और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस से ही आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि किस टाइप से काम कर रहा है।